हाय एवरीवन, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मानैना क्लासेस में। चलिए आज देख लेते हैं यूटेट 2019 की भाषा द्वितीय में हिंदी का आंसर की सीरीज़। ये देखिए, ये सेट डी है, जिसमें कुछ क्वेश्चन के बारे में आज हम देखेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। ठीक है, देखिए फिर, मुझे आज अनेकों काम है, इस वाक्य में व्याकरण की अशुद्धि है आपको बताना है। संज्ञा संबंधी, विशेषण संबंधी, क्रिया संबंधी, कर्म संबंधी। तो ये विशेषण संबंधी जो है क्या नाम कहते हैं, अशुद्धि है। ठीक है, अगला देख लेते हैं फिर। जिस शब्द अथवा शब्दांश के रूप में वाक्य के लिंग, वचन, पुरुष अथवा काल के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता, उसे क्या कहते हैं? अच्छा, जिसमें अव्यय कहते हैं उसे, जिसमें लिंग, वचन, कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, अपरिवर्तनीय नहीं होता। ठीक है, विकारी भी नहीं होता, तो अव्यय ही इसका एक आंसर है। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 63 देख लेते हैं। पंकज एक रूढ़ शब्द है, यौगिक शब्द है, योग रूढ़ शब्द है, या इनमें से कोई नहीं? ये योग रूढ़ है, जिसके टुकड़े कर देने पर हमें क्या मिलता है? योग रूढ़। योग रूढ़ मतलब जो दो से किसी चीज को जुड़ के मिला होता है, उसे बोलते हैं योग रूढ़ शब्द। तो ये एक योग रूढ़ शब्द है। अगला देख लेते हैं। शब्द का मुख्यतः को व्यक्त करने वाली शक्ति है। ये है आपके पास अधिमा, लक्षणा, व्यंजना या तात्पर्य। तो ये है आपके पास अधिमा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं फिर। स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव व संचारी भाव, ये आपके किसके घटक हैं बताना है आपको? शब्द शक्ति के, रस के, अलंकार के, या छंद के? तो ये होते हैं आपके पास रस के। ठीक है, अगला देख लेते हैं 66। पानी गए न उबरे मोती मानुष चून का वाक्य का काव्य पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार है। तो यहाँ इसमें आपको पता ही है, श्लेष है। ठीक हो गया, श्लेष अलंकार है। इसमें यमक भी नहीं है, रूपक भी नहीं है, उपमा भी नहीं है। तो ये उदाहरण है श्लेष अलंकार का। अगला देख लेते हैं। इसमें से कृष्ण भक्त कवि नहीं है। ठीक है, सूरदास हैं, तुलसीदास हैं, कबीरदास नहीं है। कबीरदास निर्गुण धारक, मतलब कहने का मतलब है कोई उनकी वो नहीं थी। ठीक हो गया, तो रैदास नहीं है, तो कबीरदास है। ठीक हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं। संविधान, भारत की संविधान में हिंदी को कहा जाता है राजभाषा, राष्ट्रभाषा, मातृभाषा या संपर्क भाषा। तो इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है राजभाषा और राष्ट्रभाषा में। असल में ये राजभाषा है हिंदी हमारी, राष्ट्रभाषा नहीं है, राजभाषा है। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए। छायावाद के प्रमुख स्तंभों में सम्मिलित नहीं है। छायावाद के प्रमुख स्तंभों में सम्मिलित नहीं है। जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत और महादेवी वर्मा जो हैं वो छायावाद के कवि हैं, लेकिन रामधारी सिंह दिनकर छायावाद के कवि नहीं हैं। ठीक है, अगला देख लेते हैं। तार सप्तक एक प्रतिनिधि काव्य संकलन है छायावादी कवियों का, प्रगतिवादी कवियों का, प्रयोगवादी कवियों का। तो ये आंसर है इसका प्रयोगवादी कवियों का। अगला देख लेते हैं 71। ये है मेरी भव बाधा हरो, राधा नागिर सोई, जातन की साई परे, श्याम हरति दुति होय, उक्त पद के रचयिता हैं। तो ये लिखा है सूरदास, बिहारी लाल, मीराबाई या रसखान। तो ये बिहारी लाल की पंक्तियां हैं। ठीक है, अगला देख लेते हैं। साहित्य की किस विधा में शिक्षण का स्वसर वाचन अपेक्षित है? तो आप देखिए, जीवनी हम चुपचाप पढ़ सकते हैं, आत्मकथा भी हम चुपचाप पढ़ सकते हैं, संस्मरण भी हम चुपचाप पढ़ें। एकांकी क्या है? एक नाटक या कथा मान लो जो कि अपने पीक पे ख़त्म होती है, तो एकांकी को स्वसर वाचन में ही पढ़ा जा सकता है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। व्याकरण शिक्षण की पद्धति अपेक्षापूर्ण अधिक उचित है, जिसमें छात्र नियम से उदाहरण की ओर चलते हैं, छात्र सूत्र का प्रयोग करते हैं, छात्र नियमों को कंठस्थ करते हैं। तो कंठस्थ करने की तो बात ही नहीं होती। छात्र सूत्रों का प्रयोग करते हैं, चलिए मान लेते हैं। छात्र नियम से उदाहरण की ओर जाते हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं व्याकरण शिक्षण पद्धति की ओर, तो छात्र उदाहरण से नियमों की ओर ले जाएंगे। पहले उदाहरण समझाएंगे और उसके बाद हम नियमों की ओर जाएंगे। तो छात्र उदाहरण से नियमों की ओर जाते हैं। ठीक हो गया। तो इसके बाद हमारा पैराग्राफ बेस क्वेश्चन आ जाते हैं। मैंने जिसके आंसर सीधे सीधे आपके लिए ये लिख दिए हैं। देखिए, ये है, आप इस पैराग्राफ को पहले अच्छी तरह पढ़ लें। ठीक हो गया, ये पैराग्राफ आपके सामने दिया हुआ है, ये पूरे का पूरा पैराग्राफ आपके सामने ये दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है, ये देख लीजिए आप अच्छी तरीके से एक बार।
तो फिर इसके नीचे से देख लेते हैं पहले। वैचारिक उद्भावना का सर्वप्रथम माध्यम है राष्ट्रभाषा, आत्मभाषा, साहित्य भाषा या अभिजात्य वर्ग की भाषा। तो यहाँ है आंसर आत्मभाषा। ठीक है। विदेशी परतंत्रता की घातक परिणति क्या है? नैतिक अधोपतन, आर्थिक शोषण, राष्ट्रीय अस्मिता का कुठाराघात, सामाजिक परंपरा का क्षरण। तो इसका आंसर है राष्ट्रीय अस्मिता का कुठाराघात। आत्मा विस्मृत का अभिप्राय है अपनी अस्मिता को भुला देना, अपने आप में खो जाना, सामाजिक परंपराओं की अनभिज्ञता, स्वतः को भूल जाना। तो इसका पहला आंसर होगा ए, अपनी अस्मिता को भूल जाना। ठीक है। 77 देख लीजिए। आज जनता में सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है प्रचुर वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता, देश की प्राकृतिक संसाधन, नीति नियता और आम जनता के बीच भाषा का चिंतन विषयक साम्य, योजनाओं का क्रियान्वयन में तत्परता। तो ये आंसर है आपके पास सी। ठीक है। इसके बाद एक पैराग्राफ और दिया हुआ है हमें, इसमें 2 पैराग्राफ आते हैं। ठीक है। ये आप पढ़ लीजिए एक बार पहले अच्छी तरीके से। ठीक है। ये आपके पास पूरा पैराग्राफ दिया हुआ है। ठीक है। तो इस पे बेस्ड ये रिलेटेड क्वेश्चन है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं फिर। समाचार पत्र जन संचार का किस प्रकार का माध्यम है? श्रव्य एवं दृश्य। ठीक हो गया। या मुद्रण माध्यम है, सॉरी मैं ऊपर से मैंने गलत पढ़ दिया। श्रव्य माध्यम है, दृश्य माध्यम है। तो समाचार पत्र श्रव्य एवं दृश्य माध्यम है, नहीं मुद्रण माध्यम है। ठीक है। जनसंचार माध्यमों का क्षितिज बढ़ाने का आश्रय है जन संचार माध्यमों की संख्यात्मक वृद्धि, जनसंचार माध्यमों की कौशल वृद्धि, जनसंचार माध्यमों की परस्पर स्पर्धा में वृद्धि, जनसंचार माध्यमों का उत्तरदायित्व निर्वहन पूर्वक क्षेत्र विस्तार। तो इसका आंसर डी है। लॉर्ड मैकाले ने जनसंचार माध्यमों के लिए नाम दिया तीसरा स्तंभ, चौथा स्तंभ लोकसत्ता या लोक समाचार। तो ये चौथा स्तंभ है। देखिए निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द है पुस्तक, चौथी ड्राइंग रूम या बतियाना। तो चौथी है। कालिंदी का समानार्थी शब्द है विश्वपदी, भार्गवी, अकरजा या कामाक्षी। तो ये आंसर है इसका सी। ठीक है। थाली का बैगन होना, बहुत रुचिकर होना, सर्वत्र सुलभ होना, अस्थिर विचार का होना, मनपसंद होना। ये तो आपको पता ही चल गया होगा, अस्थिर विचार का होना। भाषा का मूलभूत प्रयोजन है, भाषा मेन रूप से संप्रेषण का साधन है। तो कथन तो हो नहीं सकता, श्रवण हो नहीं सकता, विश्लेषण हो नहीं सकता, तो संप्रेषण का ही माध्यम है। 85 देख लेते हैं। बालकों की शिक्षा भाषा शिक्षण के से आरंभ की जाती है क्योंकि भाषा शिक्षण सरल होता है। भाषा विचारों की अभिव्यक्ति का मुख्य साधन है। भाषा बालक को संस्कारित करती है, भाषा बालक को सुवर्धित करती है। तो भाषा आपने देखा होगा कि इसके अकॉर्डिंग अभिव्यक्ति का मेन साधन है, तो इसलिए क्या होगा, बी आंसर होगा। ठीक है। भाषा का लिखित भाषा। ठीक है। अंकों लिपि का ज्ञान है, अंकों का ज्ञान है, बाराखड़ी का ज्ञान है, व्याकरण। तो लिखित भाषा तो एक किस्म से स्क्रिप्ट हो गई, तो वो किसका है, आपका लिपि है। ठीक हो गया। अब देख लेते हैं निम्नलिखित में से महाप्राण व्यंजन क्या है? महाप्राण का मतलब जिसमें ज़्यादा ध्वनि लगती है या जिसको बोलने में ज़्यादा ऊर्जा लगती है। तो घ तो है नहीं, छ भी है नहीं, ढ भी है नहीं, नहीं है पूछा है तो है। ठीक है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कह रहा है दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। यह है एक कहावत, मुहावरा, किंवदंती या कविता की पंक्ति। तो ये एक कहावत है। नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित वाक्य में व्याकरण के किस प्रकार की अशुद्धि है? मैंने मोहन को पुस्तक दिया। वाचन संबंधी, लिंग संबंधी, काल संबंधी या कर्ता कर्म संबंधी। तो इसका आंसर है लिंग संबंधी। निम्नलिखित में विकारी शब्द बताइए। तथापि, पुनः पुनः, मनुष्य या परंतु। विकारी का मतलब जिसमें विकार उत्पन्न हो, अविकारी का मतलब जिसमें विकार उत्पन्न ना हो। तो इसका सही आंसर है मनुष्य। ठीक है। तो ये आपके पास सीरीज थी सेकंड की, जिसमें क्या नाम कहते हैं, भाषा द्वितीय की। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।